नमस्कार दोस्तों, जब पूरी दुनिया चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस जो कोविड-19 एक वैश्विक महामारी पेंडेमिक आया, इस आपदा से जूझ रही थी। इस समय भी चीन ने अपनी भौगोलिक जो विस्तारवादी नीति है इसको नहीं छोड़ा। जापान के सेनकाकू द्वीप से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसियों को परेशान किया। बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ अनरेस्ट फैलाया। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ उसने तमाम प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा किया है। भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसने एक माकूल जवाब दिया है चीन को। जब हिमालयी क्षेत्र में, लद्दाख में, सबसे ऊंचे दुर्गम रण क्षेत्र में भारत के वीरों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक सारी दुनिया में मैसेज गया कि भारत ही ऐसा देश है जो चीन का सामना कर सकता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। थोड़ा चीन की विस्तारवादी नीति पर चलते हैं। पिछले 6-7 दशकों में चीन ने अपने आकार को दुगना कर लिया है। 1949 में कम्युनिस्ट शासन जब से आया वहाँ पर, तब से उसने पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने का एक सिद्धांत बना लिया है। लॉर्ड ट्रॉम्बे यूनिवर्सिटी जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी एक रिपोर्ट है। 1997 में हांगकांग और 1950 में तिब्बत के 12.3 लाख किलोमीटर एरिया पर उसने कब्जा कर रखा है। वास्तव में देखा जाए तो भारत की सीमाएं कभी चीन से मिलती ही नहीं थी। भारत की सीमा तिब्बत से मिलती थी, लेकिन चूंकि तिब्बत पे चीन का कब्जा हो गया, इसलिए भारत की सीमा चीन से मिलती है। 1999 में इसने पुर्तगालियों से मकाऊ छीन लिया। एक बड़ी मज़ेदार बात है, चीन की सीमा केवल 14 देशों से मिलती है, लेकिन इसका झगड़ा 23 देशों की से चल रहा है। उनका जमीन पर या उनकी समुद्री सीमाओं से लगने का दावा करता है। ये 41 लाख किलोमीटर भूमि पर कब्जा हो चुका है, जो वर्तमान चीन का लगभग 43% है। ताइवान पर चीन की शुरू से ही नजर रही है। नेपाल से सीमा विवाद सर्वविदित है। दक्षिण चीन सागर के जो 90% क्षेत्र है, उस पर इसका दावा है। 1962 में एक बहुत बड़े भूभाग पर इंडिया के इसने कब्जा कर रखा है, जिसको हम आक्साई चीन कहते हैं। और पाकिस्तान ने भी जो पीओके है उसका कुछ हिस्सा इसको दे दिया है। अब चीन के जो आर्थिक स्थिति है उस पर बात करते हैं। सामान्य रूप से हम सुनते हैं कि चीन का सामान सस्ता बहुत होता है। क्यों सस्ता होता है? उसका एक चाइनीज़ मॉडल है। पहली चीज़, वो हर चीज़ का मास प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। कम मात्रा में बड़ी चीज़ों की जगह ज़्यादा मात्रा में छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, केवल वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी सी वृद्धि होती है। घरेलू छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन, वो भी मास प्रोडक्शन में, बल्क प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उसमें चीन द्वारा किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर है ओपेक सब्सिडी का। जो कंपनी या फैक्ट्री सामान बनाती है, उससे कोई भी बाहर की कंपनी सामान ले और पार्ट पेमेंट कर दे, जो बैलेंस पेमेंट है वो चीन की सरकार उस कंपनी को दे देती है। क्योंकि चीन की बैंकों में जो पैसा जमा है वो सब सरकार का है। बिक्री के बाद बैंक को पैसा वो वापस मिलता है। इस तरह वहाँ की इकोनॉमी चलती है। ये भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत में बैंक में जमा पैसा आपका है। ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा, जिसके मालिक अभी काफ़ी दिनों गायब होने के बाद अवतरित हुए दोबारा,
उसके माध्यम से ये सामान बेचा जाता है। लेबर कॉस्ट सस्ती है और हाई प्रोडक्शन है। हमारे भारत में लोकतंत्र है। यहाँ हमारा पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारत में जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा है और चीन दूसरों से टेक्नोलॉजी लेता है। तो कुल मिलाकर मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, ओपेक सब्सिडी और इसके माध्यम से वो मार्केट को कैप्चर करता है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ये पूरी चेन संभव नहीं है। चीन के सामान के बारे में कहा जाता है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 500 चाइना मेड FMCG के जो सामान आते थे, कपड़े आते थे, बच्चों के खिलौने आते थे, फुटवेयर के सामान, हार्डवेयर, ये ना बेचने का लक्ष्य लिया है। ये जो चीन पर बैन लगा, ये उसका परिणाम है। भारत सरकार ने भी चीन के तमाम ऐप्स पर बैन लगा दिया है। पूरे विश्व में एक संदेश गया और वो संदेश ये गया कि भारत चीन से मोर्चा लेने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत के साथ आया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को एक साथ लेकर क्वाड जैसे एक मंच को मजबूती दी है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कूटनीतिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर सोच समझकर आगे चलने की ज़रूरत है। हिंद प्रशांत महासागर नीति को मान्यता देने की ज़रूरत है। श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, इन तमाम देशों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। 5G टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इसमें 70 देशों ने, जो चीनी कंपनी हुआवे थी, उससे हुआ अपना करार निरस्त कर दिया है। तमाम कंपनियों ने चीन से अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर लिया है। भारत में कई कंपनियां ये आई हैं। कई प्रदेशों ने इन कंपनियों के लिए रेड कारपेट वेलकम भारत में शुरू किया है। जापान ऐसी कंपनियों को स्पेशल पैकेज दे रहा है और बहुत ही जल्दी बनने भी लगी हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे प्रोड्यूस भारत में बनने लगेंगे। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैश्विक समीकरण भी बदल रहे हैं। चीन की एक नीति है, पहले दोस्ती, फिर कर्जा, फिर कब्जा। अमेरिका की मेहरबानी से जिस चीन ने अपना आर्थिक कायापलट किया, उसी को शी जिनपिंग अब आंखें दिखा रहे हैं। एक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा ने चीन को अंधा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिघात को आमंत्रण दिया है। भारत में पूर्ण बहुमत वाली राष्ट्रवादी सरकार है। अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोरोना जो महामारी आई, उसके नियंत्रण में भारत ने एक विश्व में एक मिसाल कायम की है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी अपने यहाँ जो संक्रमित लोग और जो डेथ रेट है बहुत कम है और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हुआ है कोरोना। इस आपदा को अवसर में बदलना है, तभी हम देखेंगे कि चीन का उतार है और ये भारत का चढ़ाव है और अगली विश्व की महाशक्ति भारत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।